2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के, और 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई, और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी, और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। जादवपुर से टीएमसी सांसद शियानी घोष ने शून्यकाल में सरकार से सवाल किया। वो सवाल कुछ इस तरह का था कि सरकार की कथनी और करनी में बंगाल को लेकर क्या है, उस पर से पर्दा उठ गया। बीजेपी को बंगालियों का वोट चाहिए, लेकिन बंगालियों के हित की बात नहीं करते, तो उस पर उनका क्या रवैया होता है, उसकी पूरी कहानी दोस्तों शियानी घोष की ओर से सदन में सरकार से किए गए सवालों के जरिए समझ जाएंगे आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी। दोस्तों, फिर से जादवपुर से सांसद शियानी घोष ने एक बात कही, चाय से शुरू हुई थी सरकार, और इतना कहकर वो शांत हो जाती हैं, अपने शब्दों को विराम दे देती हैं। इस और में और क्या हो सकता है, इस और को समझने के लिए आपको सदन में ही पिछले सत्र में दी गई उनकी स्पीच को सुनना चाहिए। कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई, और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा, और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। अरे उधर वाले, बता इसमें बुरा क्या है, हवा के 4 झोंके अगर इधर से भी गुजर जाए तो। कि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है अध्यक्ष महोदय, और बड़ा बलवान। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। आम आदमी के दूध, छाछ, लस्सी, दही, पनीर पर 5% की जीएसटी, क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी पर 12% की जीएसटी, और अमीरों के हीरो पर सिर्फ 1.5% की जीएसटी। सरकार उनको रिलीफ नहीं देती है जो विदेश में जाके मिल्क शेक और लाते की चुस्कियां लगाते हैं। ये सरकार उनको रिलीफ नहीं देती जो आम आदमी 2 पैकेट दूध खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। सर, बचपन से हम सुनते आए थे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इंडिया रैंक 2nd इन एग प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, और अंडे का फंडा यही है सर कि भारत के बच्चों के किस्मत में महीने में एक अंडा नहीं मिलता। मिड डे मील के चलते हफ्ते में अगर एक आध अंडा मिल भी रहा था तो कहीं धर्म के नाम पे तो कहीं महंगाई के चलते उसे बंद करने की मांग उठ रही है। सर, more than 50% children under the age of 5 suffer from chronic malnutrition in the country, and roughly 17% children are underweight, and yet most BJP ruled states do not serve eggs in midday meal scheme. This is the example of Poshan Kal in India. सर, अंत पे आते हैं मच्छी पे। आप लोगों को ज्यादा पसंद नहीं, पर हम क्या करें, हम तो माछे भाते बंगाली है, हमको तो बोलना ही पड़ेगा। And not to forget that 2.8 crore fisher folk are employed directly in catching fish in the country, and millions are employed in the value chain of selling fish and aquaculture. India stands 3rd in the world in the terms of fish production, contributing to 8% of global fish production, and ranks 2nd in aquaculture production. The PM talks about blue revolution, but this government has allocated only 0.045% funds out of the total budget for the flagship scheme, Pradhan Mantri Matsya Sampad Yojana. मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया, उससे बड़ी तालिका बनेगी कि 10 साल में क्या क्या कर सकते थे पर किया नहीं। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद अभी वो किसान है भी नहीं। टीएमसी सांसद शियानी घोष की सदन में दी गई ये पुरानी स्पीच है। अपनी इस स्पीच में उन्होंने सदन में दावा किया था, चाय पर शुरू हुई थी सरकार और गाय पर अटक गई, विकास की मौसी 10 साल में रास्ता भटक गई। जिसको जिताया वो राजा की तरह हो गया, जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह हो गए। समय बलवान होता है, समय अगर चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है, देश के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं उस पर शियानी घोष ने अपनी बात रखी थी।
अब एक्स पर पोस्ट कर अपनी बात को दोहराने के साथ ही सदन में सयानी घोष ने सरकार से सवाल किया। पहले ये सुनिए। मैडम सयानी घोष। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस सदन में मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है दैट वेस्ट बंगाल हैज विटनेस्ड रिमार्केबल ग्रोथ इन टूरिज्म sector and according to the India Tourism Data Compendium 2025, West Bengal received 31 lakh international tourists in 2024, a 14.8% rise from previous year, making it the second highest recipient of foreign tourists in the country after Maharashtra. ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में बंगाल आज टूरिज्म सेक्टर में लीड कर रहा है। केंद्र के डेटा के अनुसार कोलकाता इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी, इट्स वेमेन फ्रेंडली, वीगन फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली। आज कल्चर से लेके क्विजीन तक, हेरिटेज से लेके फेस्टिवल तक बंगाल विदेशी पर्यटकों के लिए फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। पर इसके बावजूद सर, आज भी कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूएस और यूरोप की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। लोगों को आज अमेरिका, लंदन, वाया दिल्ली, वाया बॉम्बे, वाया बैंगलोर, वाया दोहा, दुबई आना जाना पड़ता है। सर 10-10 घंटे का लेओवर रहता है and the entire travel itinerary becomes expensive, tedious and very difficult for the passenger. सर कोलकाता एयरपोर्ट में टेक्निकल ऑपरेशंस के लिए बेलुगा एक्सेल जैसी एयरबस लैंड कर गई जो देश के और किसी एयरपोर्ट में लैंड नहीं कर पाई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोलकाता एयरपोर्ट इज एब्सोल्युटली रेडी टू एकोमोडेट एंड ऑपरेट इंटरनेशनल फ्लाइट। अध्यक्ष जी, इस मुद्दे को मैंने पहले भी सदन में उठाया था, लेकिन इस सरकार का बंगाल के प्रति इतना सद्भाव और प्रेम है कि बंगाल से रिलेटेड कोई भी जरूरी मुद्दा सर ये संज्ञान नहीं लेती है। दैट्स व्हाई दिस द सेकंड टाइम आई एम सेइंग। तो आपके माध्यम से मैं फिर से यही विनती करती हूँ कि कोलकाता से अमेरिका, लंदन, यूके, यूएस का डायरेक्ट फ्लाइट का बंदोबस्त किया जाए। कलकत्ता एयरपोर्ट को सर ट्रूली रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया जाए और जिस तरह ये डेली पैसेंजरी बंगाल में करते हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स भी कर पाए, इस चीज का संज्ञान लें और इसको निश्चित करें। थैंक यू सर। तो सुना आपने पश्चिम बंगाल की राजधानी मोदी और उनकी सरकार के लिए क्या है, पहले वो बताया। सयानी ने दावा किया, आप तो कहते हैं कोलकाता लाजवाब है, आपने ही माना है। सरकार की ओर से तब जवाब नहीं आया, चुप्पी मारकर बैठ गई। एक तरह से उन्होंने अपनी हामी भर दी। फिर सवाल कर लिया, जब कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों की कैटेगरी में है तो यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों नहीं है। पहले भी आपसे एयरपोर्ट बनाने की मांग की और आपने आश्वासन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए। अब फिर से उसी सवाल के जरिए अपनी मांग रख रही हूं। अब दोस्तों, जैसे ही सयानी घोष ने अपने सवाल बंगाली तेवर में सरकार को दिखाए, स्पीकर चौंके और समय खत्म होने की बात कहने लगे। तो सयानी घोष का सदन में ये सवाल सुनाने का मेरा मकसद ये था कि आप जाने ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, केवल लटकाती है। इसलिए तो सयानी घोष कह रही हैं, चाय से सरकार शुरू हुई थी और के आगे बात यही कि पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार करना है। लेकिन दोस्तों, अभी जो दिख रहा है उससे ऐसा लग रहा है ममता बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। जिस मकसद के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया बंगाल में शुरू की, उसका ही ममता बनर्जी ने बाइकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान देते हुए खुलासा किया कि उन्होंने अब तक एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है और ऐसा करना अपमानजनक है। ममता बनर्जी ने कहा, मैंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, क्यों करूं? मैं 3 बार की केंद्रीय मंत्री रही हूं, 7 बार सांसद रही हूं, आपके आशीर्वाद से 3 बार मुख्यमंत्री बनी हूं। अब मुझे प्रमाणित करना होगा कि मैं नागरिक हूं या नहीं। इससे तो जमीन पर नाक रगड़ना बेहतर है। इससे पहले नदिया जिले के कृष्णनगर में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने तीखे शब्दों में आरोप लगाया कि भाजपा और केंद्र सरकार बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है।
अमित शाह सीधे तौर पर मतदाताओं की सूची से 1,50,00,000 नाम हटाने की कोशिशों को गाइड कर रहे हैं। अगर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एक भी योग्य मतदाता को बाहर किया गया तो वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। अब देखिए, जैसे ही ममता बनर्जी ने ये कहा कि उन्होंने एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है तो चुनाव आयोग की ओर से बयान आता है, मुख्यमंत्री सहित संवैधानिक पदाधिकारियों को मॉक्ड इलेक्टर श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए उन्हें सामान्य नागरिकों की तरह फॉर्म भरने की बाध्यता नहीं है। इस श्रेणी में प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री और अन्य संवैधानिक पद धारक शामिल हैं और कानूनी तौर पर उन्हें जनगणना फॉर्म जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इसी से समझ सकते हैं चुनाव आयोग किस तरह से एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टियों की तरह बीजेपी की मदद कर रहा है। ममता जब कहती है अमित शाह की आंखों में दहशत है, उनकी एक आंख में आपको दुर्योधन तो दूसरी आंख में दुशासन दिखाई देगा, तो बीजेपी नारी सम्मान कैसे करती है उसे देखिए। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने ममता को ताड़का और सुरसा से नवाज दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल के लिए ताड़का और सुरसा की तरह है और उनका राजनीतिक वध निश्चित है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी सरकार की वास्तविकता समझ चुकी है और आने वाले समय में उनकी राजनीति खत्म होना निश्चित है। बीजेपी नेताओं के अंदर ममता बनर्जी के लिए कितना सम्मान है वो आप उनके शब्दों के जरिए समझ सकते हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी कहा था, शायद बीजेपी के लोग भूल गए ममता को दीदी ओ दीदी कहना कितना महंगा पड़ा था। इस बार तारका और सुरसा कह दिया है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में सरकार चाहती है। वो पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए काम नहीं करेगी, लेकिन वोट चाहिए। श्यानी घोष के सवाल में छिपा है मोदी शाह की सरकार पश्चिम बंगाल को किस तरह से देखती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी।